Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO05 and the lecture is related to IGNOU University. And the most important thing is we discussed unit 2 in this lecture video and this lecture is lecture number 5. इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में ऑलरेडी हम यूनिट 1 डिटेल लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो आप लोग देखना ज़रूर कि उसके अंदर क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट डेटा की नीड क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कॉस्ट शीट कैसे बनती है, जब हमें प्राइस कहीं पे कोट करना होता है टेंडर के लिए तो वो कैसे किया जाता है, और अलग अलग मेथड क्या होते हैं कॉस्टिंग के। इंट्रोडक्शन के अंदर देखो बोल रखा है इस चैप्टर के अंदर कॉस्ट यूनिट के बारे में, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, अगेन वही सारी चीज़ें। तो कॉस्ट डेटा से शुरू करते हैं। कॉस्ट डेटा का मतलब होता है एंटरप्राइजेज में बी आइदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। आपको पता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के मोटिव से काम करती है और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे सॉरी एनजीओ टाइप, वो क्या होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इफ़ दे आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ दियर, अगर कोई प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उनका मोटिव क्या होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सर्विस देना। कॉस्ट डाटा इज रिक्वायर्ड टू नो, कॉस्ट डेटा का मतलब होता है ये जानने के लिए कि एक फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसको हम कॉस्ट डेटा कहते हैं। कॉस्ट डेटा का मतलब एक फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है उसको हम कॉस्ट डेटा कहते हैं। टू प्रॉपरली सेट दियर प्राइस लेवल एट अ लेवल टू इंश्योर अ प्रॉफिट फॉर द एंटिटी एज अ होल, द एंटरप्राइज मस्ट नो व्हाट दियर कॉस्ट आर। एंटरप्राइज को पता होता है कि उनकी कॉस्ट क्या है। सिमिलरली डिसीजंस रिगार्डिंग एडिंग न्यू प्रोडक्ट और ड्रॉपिंग एन ओल्ड प्रोडक्ट, ऐसा हो सकता है कि जब हमें पता है कि हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है और इससे रिवेन्यू इतना जनरेट किया जा सकता है, तो या तो हम नया प्रोडक्ट लेके आएंगे या तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई पुराना प्रोडक्ट हो वो शटडाउन की कगार पे हो तो उसको हम लेके जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन कॉस्ट डेटा को एनालाइज करके होती है। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन कॉस्ट डेटा हेल्प अस। अब देखो हमने दो कैटेगरी बनाई थी कॉस्ट डेटा के लिए, एक बनाई थी प्रॉफिट और एक बनाई थी नॉन प्रॉफिट। आपने बोला कॉस्ट डेटा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, उनको ये बताता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे मदद करेगा, कॉस्ट डेटा हेल्प्स टू नो व्हाट लेवल ऑफ फंडिंग इज नीडेड टू प्रोवाइड द सर्विस। जब आप सर्विस कमाओगे, जब आप सर्विस किसी को प्रोवाइड करोगे तो आपके पास सोर्स तो कोई है नहीं प्रॉफिट का, तो आपको फंड की कितनी ज़रूरत होगी ताकि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, इस चीज़ के बारे में कॉस्ट डेटा आपको बताएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की मदद करता है टू डिसाइड, ये तय करने में व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैन इंगेज इन मोस्ट एफिशिएंटली। Thus the management of an organization require cost data for the following purpose। किस किस के लिए काम आती है, प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑपरेशंस की वैल्यूएशन, ऑपरेशन हमारा ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रोडक्ट वगैरह और जो सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो उनकी प्राइस डीलिंग के लिए, ये देखने के लिए टू वैल्यू इन्वेंट्री एंड मेजर द एक्सपेंसेस के लिए, इन्वेंट्री के लिए और डे टू डे ऑपरेशन प्लान्स के लिए। तो कॉस्ट डेटा एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये बताएगा कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बताएगा कि सर्विस की फंडिंग कितनी होनी चाहिए, लोगों को सर्विस देने के लिए हमें कितनी फंडिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा ये बताएगा कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या रहनी चाहिए, ये सब आपको बताएगा। तो अब बढ़ते हैं कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन प्रिंसिपल अ कॉस्ट इज़ अ सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज
की एक तरीके से सेक्रीफाइस को बोला जाता है कॉस्ट। टर्मिनोलॉजी ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। कॉस्ट का मतलब है वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल हो सकता है या नोशनल हो सकता है। नोशनल मतलब लगभग। incurred on और attribute to a given thing in other words, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कॉस्ट का मतलब है एन एक्चुअल और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो कि हम मान के चलते हैं कि या तो पक्का पक्का इतना खर्चा आएगा या अनुमान से इतना खर्चा आ सकता है किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इट रिलेट्स टू अ जॉब, प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस। ये किसी भी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, जॉब की कॉस्ट निकालनी हो, किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी हो, प्रोडक्ट की निकालनी हो या सर्विस की। जितना खर्चा होगा अनुमान के हिसाब से या करेक्ट फिक्स्ड अमाउंट, उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। कॉस्ट के क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो मटेरियल में कितना खर्चा आएगा, लेबर में, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सबको बोलेंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट इज़ वेरी ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल टर्म। कॉस्ट जो है वो बहुत ही बड़ी टर्म है, आप उसको एक सिंपल वर्ड में नहीं फिक्स्ड कर सकते, और ये फ्लेक्सिबल टर्म है जो कि अकाउंटिंग में अलग हो जाती है, इकोनॉमिक्स में अलग हो जाती है, फाइनेंस में अलग हो जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से। इट डज़ नॉट गिव अस एग्जैक्ट मीनिंग, तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब तक उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कॉस्ट की मीनिंग क्या है। ये टाइम के हिसाब से बदलती रहती है, वॉल्यूम के हिसाब से, फर्म के हिसाब से, उसके मेथड के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से, और जो मैंने बोला आपको सब्जेक्ट के हिसाब से भी। द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट की मीनिंग है वो बदलती रहती है और लोग अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट डज़ नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि सेम थिंग अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हम कॉस्ट को हर एक सिचुएशन में एक जैसा माने, ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम, कॉस्ट क्या है और उसके एक्सपेंसेस क्या हैं। एक सेकेंड, ज़्यादा आगे। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है? मैनेजेरियल अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। व्हेन कॉस्ट आर यूज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जब कॉस्ट को इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल परफॉर्मेंस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए, तो उसको बोलेंगे मैनेजरियल अकाउंटिंग। जबकि दूसरे हाथ पे बोला जाए, जब कॉस्ट को यूज़ किया जाता है आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को देख सकें, तो वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट is used in managerial firm expenses और financially expenses। expense का मतलब क्या है? expense is a cost, expense cost को बोलेंगे। is charge, ये तब charge किया जाता है against revenue, revenue के against, and hence expense are deducted from revenue। जैसे कि revenue में से expense को घटा देते हैं तो आपका profit calculate होके आता है, ठीक है। तो ये एक important point of view है, एक्सपेंस को अलग कैटेगरी में बांटा गया है कॉस्ट से। इज़ दैट अकाउंटिंग पीरियड एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी हो गई, रेंट रेट हो गई। अब ये जो सैलरी है, रेंट रेट है, ये खर्चे हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रेगुलेशन, पॉलिसीज व्हेन ट्रीटेड एक्सपेंसेस टू बी चार्ज टू रेवेन्यूज। कॉस्ट एंड लॉस की बात करें तो कॉस्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिफरेंस है कॉस्ट और लॉस के बीच में। आपको पता है कि कॉस्ट का मतलब जितने भी खर्चे होते हैं टोटल, इनकर्ड फॉर रिकरिंग सम बेनिफिट, आगे जाके कुछ बेनिफिट कमाया जा सके। इफ़ नो बेनिफिट इज़ डिराइव फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इट इज़ कॉल्ड लॉस। अगर मान लो मैंने एक खर्चा किया, एक प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट का नाम है ABC। इस प्रोडक्ट में कल को मैंने खर्चा किया ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे मैंने खर्चा किया और इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से मेरे प्रोडक्ट की सेल बहुत बढ़ गई, तो ये आपका कहलाएगा कॉस्ट, क्योंकि इस खर्चे की वजह से इस प्रोडक्ट पे बेहतरी हुई है। लेकिन अगर मैंने मान लो इसकी पैकेजिंग में एक्स्ट्रा खर्चे करा दिए और इस पैकेजिंग की वजह से उल्टा फ़ायदे की बजाय और जो मेरी सेल्स है वो डिक्रीज़ हो गई,
ठीक है, तो ये कहलाएगा लॉस। मतलब जिस टाइप के खर्चे से कोई फ़ायदा दिख रहा हो आगे, वो आपकी कॉस्ट कहलाती है, और जिसमें नुकसान दिख रहा हो, जिसमें कोई बेनिफिट ना दिख रहा हो, वो आपका लॉस कहलाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिस्ट्रॉयड। अब एक बात बताओ कि फायर से आपका जो मटेरियल है वो ख़राब हो गया, सैलरी पे करनी पड़ी उन लोगों को जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो इस टाइप के एग्जांपल्स लॉसेस के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करूं तो इसको फंक्शन के बेसिस पे बांटा गया है, जॉब, प्रोडक्ट, सर्विस के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे, पीरियड के बेसिस पे, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस बेसिस पे बांटा हुआ है कॉस्ट को। नाउ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन नंबर 1 पॉइंट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब है वो सारी कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री जो कि प्रोडक्ट को बनाने में, अभी प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना ही नहीं है, उसको बनाने में काम आती है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है, जो कि प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है और प्रोडक्ट में डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो वो टाइप की जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सी होती है? इंक्लूड ऑल दोज कॉस्ट, इसमें वो सारी कॉस्ट आती हैं इनकर्ड ऑन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म, जो फर्म के लिए कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो ज़रूरी है, जैसे कि सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, और डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ द ऑफिस फर्नीचर। इनफैक्ट एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी टाइप का जो खर्चा किया जाएगा विच इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली, जो डायरेक्टली रिलेटेड था वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर डाल दो, और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली, जैसे कि मान लो अब मैं प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रही हूँ, तो वो जो प्रोडक्ट पे है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट होती है सेलिंग कॉस्ट, एक सेकेंड, सेलिंग कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती है विच आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स के बेचने पे, जैसे कि मान लो हमने वेयर हाउस लिया, एडवर्टाइजिंग ली, सेल्समैन सैलरीज लिया। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सी होती है? जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं, अलग अलग कॉस्ट जैसे कि पैकेजिंग की, कैरेज, इंश्योरेंस, फ्लाइट आउटवर्ड, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबिलिटी विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ जो जुड़ा हुआ है, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो डायरेक्टली फॉर्म से रिलेटेड है, फॉर्म से जुड़ी हुई है, वो आपकी कहलाएगी डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे होते हैं जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? विच कैन नॉट बी असाइड टू एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं डाल सकते आप, जॉब पे नहीं, प्रोसेस पे नहीं, जैसे कि फैक्ट्री की लाइटिंग, जिस भी जगह मैं काम करूँ वहाँ की लाइटिंग हो गई, या सैलरीज देनी है मुझे वर्कमैन को, तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते हैं आपके। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है, जैसे कि इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कौन से खर्चे होते हैं? फिक्स्ड खर्चे वो होते हैं जो कि आप चाहे ज़्यादा काम लो, कम काम लो, लेकिन वो आपको खर्चे उतने ही बियर करने पड़ेंगे। जैसे कि एक रूम का रेंट, मान लो मैं एक जगह पे काम कर रही हूँ और उसका रूम का जो रेंट है वो 10,000 है पर मंथ के हिसाब से, तो चाहे मैं उस पर दिन रात काम करूँ, चाहे 1 आवर का काम करूँ, चाहे 8 आवर्स का काम करूँ, उस रूम का रेंट सेम ही रहेगा, दैट इज फिक्स्ड, बदलेगा नहीं। वेरिएबल खर्चे कौन से होते हैं? जो कि टाइम के हिसाब से बदलते हैं, जैसे कि उस रूम का रेंट तो था फिक्स्ड, लेकिन उस रूम की जो रेंट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी मैं दे रही हूँ,
इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होगा वो मेरे काम के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ज़्यादा काम करूँगी तो ज़्यादा आएगा और अगर कम काम लूँगी तो कम होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट फिक्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है, तो जो चेंज होगा विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो आपका वेरिएबल खर्चा आएगा, और जो एक जैसा ही रहेगा वो फिक्स्ड खर्चे में आएगा। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल आपका कौन सा आता है, जो कुछ टाइप से फिक्स्ड होता है और कुछ टाइप से वेरिएबल होता है। जैसे कि इसमें एक लाइन है, वो देखो आपको बताती हूँ। इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। दीज कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल। These costs are partly fixed and partly variable. These are the costs which do vary, बदलती रहती है लेकिन direct proportion में to output. A part of semi-variable cost comprised of fixed component is not expected to change in response to change in activity. जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि टेलीफोन बिल, पावर कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स। मतलब कुछ टाइम के लिए तो फिक्स रहता है और फिर क्या हो जाता है, ये वेरिएबल हो जाता है। तो इस टाइप के खर्चे सेमी वेरिएबल में आएंगे। अब देखो इन्होंने बता दिए कुछ ग्राफ्स के थ्रू, इसको समझ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कौन सी होगी, जो सेम रहेगी। जैसे कि रूम का रेंट एक महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अगले 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 वो सेम ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, सेमी वेरिएबल थोड़े टाइम फिक्स रहेगा देन वेरी करेगा, और फिक्स्ड कॉस्ट रेजिंग लाइन का मतलब चेंज हुआ, बड़ा घटा फिक्स प्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जहाँ हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। इन सब के बारे में डिस्कशन की है। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी वो आगे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के लिए ही होगी। तो आप लोग तब तक स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।